एक रहस्यमयी वायरस पूरी दुनिया की लगभग सारी इंसानी आबादी को खत्म कर देता है और उसके 2 साल बाद भी एक आदमी अमेरिका की सड़कों पर अकेला गाड़ी चला रहा है, इस उम्मीद में कि शायद कोई और भी बचा हो। उसका नाम है फिल मिलर और उसकी कहानी यहीं से शुरू होती है। फिल एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी रोकता है और आवाजें लगाना शुरू करता है। हेलो, हेलो, ओला, बोजूर। वो चीनी भाषा में भी अपनी तरफ से एक अजीब सा अभिवादन आजमाता है, बस इस उम्मीद में कि शायद कहीं कोई सुन ले। कोई जवाब नहीं आता। ये खामोशी अब उसकी जिंदगी की इकलौती आवाज बन चुकी है। दृश्य बदलता है और अब हम टक्सन, एरिजोना की एक विशाल वीरान हवेली में पहुंचते हैं। फिल ऐसे अंदर घुसता है जैसे ये जगह उसी की हो, और एक तरह से अब है भी। होम, स्वीट होम, वो कहता है और अपने बैग एक ऐसी हवेली में रख देता है जो साफ तौर पर किसी बेहद अमीर इंसान की रही होगी। वो कमरों में घूमता है, फर्नीचर पर हाथ फेरता है, उस जिंदगी को महसूस करते हुए जो दुनिया खत्म होने से पहले वो कभी अफोर्ड नहीं कर सकता था। वो बैठ जाता है बात करने के लिए, पर यह बातचीत किसी इंसान से नहीं है, वो भगवान से बात कर रहा है। वो हल्के मजाकिया अंदाज में माफी मांगता है हाल ही की सारी हस्तमैथुन गतिविधियों के लिए और कहता है कि इसके लिए किसी हद तक भगवान ही जिम्मेदार है, जिन्होंने उसे इतना अकेला छोड़ दिया। वो बताता है कि वो अभी अभी पूरे देश का सफर करके लौटा है, जगह जगह अपने हाथों से बनाए हुए बोर्ड लगाकर आया है, सब पर एक ही बात लिखी है, टक्सन में जिंदा हूं। ये एक बोतल में बंद संदेश जैसा है जिसे उसने उस दुनिया में फेंक दिया है जिसमें शायद उसे पकड़ने वाला कोई बचा ही नहीं। वो मानता है कि सब कुछ बुरा नहीं है। वो ह्यू हेफन की असली हवेली में रह रहा है, उन्हीं के असली पजामे पहन रहा है। वो ये भी बताता है कि पहनने से पहले उसने उन्हें धो लिया था, मानो ये बात पूरी स्थिति को थोड़ा और सामान्य बना देती हो। वो भगवान से एक छोटा सा अनुरोध भी करता है, घर के पुराने मालिक तक ये संदेश पहुंचाने का कि वो इस जगह का पूरा ख्याल रखेगा, मानो शिष्टाचार अभी भी मायने रखता हो, भले ही उसे नोटिस करने वाला कोई न बचा हो। पर वो असली समस्या नहीं छुपा पाता। यहां कोई औरत नहीं है, यहां कोई नहीं है, और उसे सबसे ज्यादा जिस चीज की चाहत है, इस हवेली से भी ज्यादा, वो है कोई एक इंसान जिससे वो बात कर सके। दृश्य बदलता है और अब हम फिल की रोजमर्रा की जिंदगी देखते हैं। ये साफ हो जाता है कि जब टोकने वाला कोई न बचे तो इंसान कितना बहक सकता है। वो $10,000 की वाइन की बोतल को पानी की तरह पीता है, डिब्बा बंद स्पगेटी के साथ मिलाकर। वो गलियारे में कीमती बोतलों को बॉलिंग पिन बनाकर खेलता है। वो एक भारी भरकम मॉन्स्टर ट्रक सीधे गोल्फ कोर्स में घुसा देता है, ऐसी खुशी से चिल्लाते हुए जो असल में हताशा का ही एक भेस लगती है। वो अकेला एक वॉलीबॉल के साथ बैठता है और एक ऐसे पल में जो किसी भी भाषण से ज्यादा उसके अकेलेपन को बयां करता है। वो उस मशहूर जहाज हादसे वाली फिल्म का मजाक उड़ाता है जिसमें टॉम हैंक्स एक निर्जीव गेंद से बातें करते हैं। वो जोर देकर कहता है कि उसे किसी की जरूरत नहीं है, इतनी बार दोहराता है मानो बार बार कहने से ये सच हो जाएगी। वो खुद से ही छोटी मोटी बातचीत का अभ्यास करता है, बातचीत के दोनों किरदार खुद निभाते हुए, बस ये याद रखने के लिए कि किसी दूसरी आवाज से बात होने का एहसास कैसा होता है। हे फिल, क्या हाल है? अरे मैं बढ़िया हूं फिल, तुम कैसे हो? ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिसका दर्शक सिर्फ वो खुद है, और गहराई में फिल भी जानता है कि ये काम नहीं कर रहा। अपने खुद के बनाए हुए बार में फिल अपनी सजाई और नाम रखी हुई कुछ पुतलों को व्हिस्की ऑफर करता है। गैरी, जिमी, ग्रेग, केविन और ऐसे ही कल्पित दोस्तों की पूरी कतार दीवार के सहारे खड़ी है। वो उनसे पुराने दोस्तों की तरह बात करता है, मजाक करता है। एक को कहता है कि उसका वजन थोड़ा कम लग रहा है। यह हास्यास्पद है और दिल तोड़ने वाला भी, क्योंकि इस मजाक के पीछे एक ऐसा इंसान है जो बुरी तरह उस दुनिया को फिर से बनाने की कोशिश कर रहा है जो अब बची ही नहीं। वो पुतलों के सामने कबूल करता है कि उसे असल में क्या याद आता है। नाश्ते के बुरिटो, असली डाकघर से मिलने वाली चिट्ठियां, और सबसे ज्यादा औरतें। वो कहता है कि अगर उसे एक और औरत देखने का मौका मिल जाए तो वो इसके बदले कुछ भी दे देगा, और फिर पूरी जिंदगी किसी बात की शिकायत नहीं करेगा। दृश्य बदलता है और अब लगता है कि फिल के लिए रास्ता खत्म हो चुका है। एक ऐसी गाड़ी में बैठा जिसमें उसने एग्जॉस्ट से पाइप जोड़कर तैयार की है, वो अपने आखिरी शब्द रिकॉर्ड करना शुरू करता है। वो हार मानने के लिए माफी मांगता है। वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करता है, वॉलीबॉल का, पुतलों का, ये मानते हुए कि वे उसे मिलने वाला सबसे अच्छा साथ थे। भले ही वो दर्द से ये भी कबूल करता है कि असल में वे कभी इंसान थे ही नहीं। ठीक उसी पल जब वो सब खत्म करने ही वाला होता है, रेगिस्तान की खामोशी को एक आवाज चीर देती है, एक गाड़ी का हॉर्न। फिल का सिर झटके से उठता है और वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकलकर उस आवाज की तरफ दौड़ता है, उस बेताब उम्मीद के साथ जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने सब कुछ छोड़ चुका हो। उसे वो मिलती है, एक औरत, असली, जिंदा, ठीक उसके सामने खड़ी। फिल हैरानी और खुशी में इतना डूब जाता है कि उससे कहता है कि उसकी आवाज किसी संगीत जैसी है। पूछता है कि क्या वो उसे गाना सुना सकता है। जब वो बेहोश होती दिखती है
फिल घबरा जाता है, उसकी मदद करने की कोशिश करता है और वो होश में आते ही उसकी अनाड़ी सी मदद को खतरे की तरह समझ बैठती है। वो उस पर बंदूक तान देती है। इसके बाद एक लंबी, अजीब, बेहद मजेदार बहस होती है, व्याकरण के झगड़े तक शामिल। तब कहीं जाकर वो बंदूक नीचे करती है। फिल अपना ठीक से परिचय देता है। फिल मिलर, धरती का आखिरी आदमी। वो भी उसी अंदाज में जवाब देती है, कैरल पिल्बेसियन, धरती की आखिरी औरत। और बस इतने में ही 2 साल के पूरी तरह अकेलेपन के बाद फिल अब अकेला नहीं रहता। दृश्य बदलता है और ये फिल की नई जिंदगी का सबसे खुशनुमा अध्याय होना चाहिए था। वो और कैरल घंटों बात करते हैं। फिल अकेले बचे रहने के दौरान सीखी अजीबोगरीब बातें बताता रहता है। उसे शर्मिंदगी के साथ एहसास होता है कि वो लगातार 45 मिनट से बोल रहा है, बिना एक बार भी उससे उसके बारे में पूछे। और कैरल नरमी से उसे बताती है कि कोई बात नहीं। 2 साल की चुप्पी अब एक ही सांस में बाहर निकल आती है और पहली बार कोई सच में उसकी बात सुन रहा है। जब आखिरकार वो उसके बारे में पूछता है, कैरल अपनी पुरानी जिंदगी की थोड़ी झलक देती है। वो एक टेम के तौर पर काम करती थी, हॉट सॉस बॉटलिंग कंपनी में ऑफिस मैनेजर। हालांकि साफ कर देती है कि उसका मसालों से कोई सीधा वास्ता नहीं था, बस फाइलिंग का काम था। वो सतर्क है, बारीकियों पर ध्यान देने वाली, और फिल खुद को उसकी तरफ नरम पड़ता महसूस करता है, भले ही दोनों के बीच का फर्क अभी से दिखने लगा हो। पर फिल को जल्द ही समझ आता है कि कैरल बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी उसने किसी और सर्वाइवर से मिलने का सपना देखा था। वो हर छोटी छोटी बात पर उसका व्याकरण ठीक करती है। वो हर स्टॉप साइन पर गाड़ी रुकवाती है, भले ही 2 साल से सड़क पर कोई और गाड़ी ही ना आई हो। वो किसी तय चिन्हित पार्किंग जगह के अलावा कहीं और गाड़ी खड़ी नहीं करने देती, भले ही अब पूरी दुनिया एक तरह से खाली पार्किंग लॉट बन चुकी हो। फिल, जिसने 2 साल किसी को जवाब दे हुए बिना बिताए हैं, अचानक खुद को हर बात के लिए कैरल को जवाब देते पाता है। वो उसे अपना घर दिखाता है, अपने अस्त व्यस्त म्यूजियम की पेंटिंग से सजे टॉयलेट पूल वाले साम्राज्य पर गर्व करते हुए। कैरल ये देखकर सन्न रह जाती है। उसे उसकी वयस्क पत्रिकाओं का बड़ा जखीरा मिल जाता है और वह मुश्किल से अपनी नाराजगी छुपा पाती है। वो उसका इंडोर टॉयलेट पूल का देखती है, जो 2 साल तक बिना बहते पानी के जीने का उसका इकलौता हल है, और गुस्से और अविश्वास के मिले-जुले भाव के साथ रिएक्ट करती है कि कोई वयस्क इंसान ऐसे कैसे रह सकता है। फिल बचाव में कहता है कि यही एकमात्र तरीका है जिससे उसका काम चला है। कैरल उतनी ही दृढ़ता से कहती है कि ये सब बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, और अगर उन्हें कोई सामान्य जिंदगी दोबारा बनानी है तो उन्हें सच में मेहनत करनी होगी। दृश्य बदलता है और अब हम 2 पूरी तरह अलग स्वभाव वाले लोगों के बीच लगातार टकराव देखते हैं। कैरल बिना बताए उसके घर आ जाती है, उसकी आत्मा साफ करने के बहाने, और गलती से उस विशाल जेंगा टावर को गिरा देती है जिसे बनाने में फिल ने अकेलेपन के अनगिनत घंटे लगाए हैं। वो इकलौता शौक जिसने उसके बेमकसद दिनों को कुछ आकार दिया था। फिल आगा बुला हो जाता है। कैरल को समझ नहीं आता कि एक वयस्क आदमी लकड़ी के टुकड़ों के ढेर की इतनी परवाह क्यों करता है, और सच कहें तो फिल को भी ठीक से नहीं पता। असल में तो ये टावर के बारे में कभी था ही नहीं। ये उस असहनीय खालीपन को भरने के बारे में था जो आखिरी बचे इंसान होने से आता है। हार्डवेयर स्टोर पर दोनों एक पार्किंग जगह जैसी छोटी बात पर बहस करते हैं। फिल मजाक में ये साबित करने के लिए कि अब पूरी दुनिया ही पार्किंग जगह है, ट्रक को सीधे पार्किंग लॉट के बीचों बीच घुसा देता है। कैरल इससे बेपरवाह रहते हुए उसे फटकारती है कि सिर्फ इसलिए कि अब कोई कानून लागू करने वाला नहीं बचा, वो हर नियम कायदा छोड़ बैठा है। ऊपर से ये हल्की फुल्की बहस लगती है, पर असल में ये दोनों के बीच की असली खाई को दिखाती है। फिल ने पुरानी दुनिया को पूरी तरह छोड़ दिया है, जबकि कैरल हताशा से व्यवस्था और शालीनता को थामे रखने की कोशिश कर रही है। कैरल फिल की हवेली के पड़ोस में शिफ्ट हो जाती है, जिससे दोनों की नजदीकी लगातार बनी रहती है, और फिल पूल खेलते हुए खुद से भड़ास निकालते हुए मानता है कि किसी और सर्वाइवर से मिलना उसकी जिंदगी की सबसे अच्छी बात होनी चाहिए थी। इसके बजाय वो खुद को उसकी लगभग हर बात से चिढ़ता हुआ पाता है। वो उसे गंदगी का ढेर कहता है, फिर तुरंत नरम पड़कर मानता है कि कभी कभी वो वाकई प्यारी भी लगती है, इससे पहले कि उसके मुंह खोलते ही वो फिर से चिढ़ जाए। वो लगभग अपनी ही भावनाओं के खिलाफ जाकर तय करता है कि उसे धरती की इकलौती बची इंसान से थोड़ी दूरी चाहिए। दृश्य बदलता है और अब कैरल ये बताती है कि उसे क्यों लगता है कि वे दोनों ही बचे। वो फिल को पूरी गंभीरता से बताती है कि उन्हें चुना गया है धरती को फिर से आबाद करने के लिए, इंसानी नस्ल को साथ मिलकर दोबारा खड़ा करने के लिए। फिल हैरान और थोड़ा अपमानित महसूस करते हुए साफ कर देता है कि उसे इस योजना में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। बेझिझक कहता है कि वो उसके साथ ऐसा करने के बजाय अपनी पसंदीदा बिल्ली को खा लेना पसंद करेगा। कैरल हार नहीं मानती, जोर देकर कहती है कि उसकी बेतरतीब दाढ़ी और अस्त व्यस्त जिंदगी के नीचे कहीं एक अच्छा इंसान छुपा है, जिसके इंतजार में वो पीछे नहीं हटेगी। उनकी ये जंग छोटी छोटी ज्यादा तुच्छ लड़ाइयों में चलती रहती है। कैरल फिल को बाल्टी से बाहर टॉयलेट करते पकड़ती है और उसे असली इंसान की तरह जीने का उपदेश देती है। वो एक छोटा सा बगीचा उगा रही है, जोर देकर कहती है कि उनके आने वाले बच्चों को ताजे फल सब्जियां मिलनी चाहिए। ये बात सुनते ही फिल बच्चों के जिक्र से घबरा जाता है।
जब वो शुद्ध जिद में उसके बगीचे से टमाटर चुरा लेता है, कैरल उससे बदला लेती है एक जाल बिछाकर, जिससे उसका पानी की समस्या खुद ठीक करने की कोशिश में एक भारी मैनहोल का ढक्कन उसके ही पैर पर गिर जाता है और वो दर्द से चीखता रह जाता है। निराश और हारी हुई कैरल आखिरकार कुछ भी सार्थक बनाने की कोशिश छोड़ देती है। न बगीचा, न पानी वाला प्रोजेक्ट, कुछ नहीं। वो इसके बजाय एक साधारण सा टॉयलेट फव्वारा बनाने का फैसला करती है। फिल से कहती है कि वो एक टमाटर तक ठीक से नहीं उगा पाई, तो वो पूरी नई सभ्यता को जन्म देने की जिम्मेदार कैसे हो सकती है। इसी शांत टूटे हुए पल में फिल के अंदर आखिरकार कुछ बदलता है। उसे एहसास होता है कि वो दुनिया भर की मांग नहीं कर रही, वो बस किसी चीज पर यकीन करने का एक कारण मांग रही है। दृश्य बदलता है और कैरल को पता चलता है कि फिल ने चुपचाप पूरी रात लाइब्रेरी में जाकर पुराने पानी सिस्टम पर रिसर्च की है। बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के उसके लिए एक काम करता हुआ पानी का फव्वारा तैयार किया है। जब वो पूछती है कि क्या उसे इसके बारे में कुछ पता है, वो पहले लगभग अपनी आदत से इनकार करता है, फिर आखिरकार सच कबूल करता है। हाँ, ये उसी ने किया था, ये उसने उसके लिए किया था। दुनिया खत्म होने के बाद ये उसका पहला सच्चा निस्वार्थ काम है और ये उनके बीच सब कुछ बदल देता है। उस शाम डिनर पर कैरल फिल को बताती है कि उसने उसकी मेहनत देखी और इसने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद वे सच में एक दूसरे के लिए बने हैं। ये पल अंतरंग होने लगता है जब तक कि कैरल एक अप्रत्याशित बात न कह दे। वो उसके साथ तब तक नहीं सोएगी जब तक वे शादीशुदा न हो। वो जोर देकर कहती है कि इस नई दुनिया में पैदा होने वाला पहला बच्चा शादी के बाहर पैदा नहीं होगा। फिल हैरान रह जाता है, यकीन नहीं कर पाता कि वो मजाक कर रही होगी, पर वो गंभीर है। इसके बाद परंपरा, अर्थ और ये सवाल कि जब धरती पर सिर्फ 2 लोग बचे हो तब भी पुराने नियम मायने रखते हैं या नहीं, इस पर एक तनाव भरी बेहद मजेदार बहस होती है। दृश्य बदलता है और उनकी ये लड़ाई एक पूरी तनातनी में बदल जाती है। फिल दूर जाने पर अड़ा है, कैरल उतनी ही दृढ़ता से पीछे हटने से इनकार करती है। दोनों निराश है, पर कोई भी सच में धरती के इकलौते दूसरे बचे इंसान को खोना नहीं चाहता। और फिर जितनी अचानक ये शुरू हुई थी, उतनी ही अचानक फिल के अंदर कुछ टूट जाता है। वो वापस मुड़ता है, वो वहीं सबके सामने एक घुटने पर बैठ जाता है। वो उसका मिडिल नेम पूछता है, वो बताती है एंड्रयू। अजीब बात है, और व्यंग्य, घबराहट और कुछ ऐसी सच्ची भावना के मिश्रण के साथ जो शायद उसकी दीवारों को तोड़ रही हो, फिल आखिरकार उसके सामने प्रपोज करता है। कैरल हक कह देती है, एक बार नहीं 2 बार, लगभग चिल्लाकर, ऐसी भावना से अभिभूत जिसकी उम्मीद दोनों में से किसी को नहीं थी। एपिसोड खत्म होता है दोनों के जश्न मनाते, हंसते, गले मिलते हुए, सच में खुश। ऐसी खुशी जो इससे पहले हुई हर बात के बाद अर्जित लगती है। 2 अधूरे, बेमेल, जिद्दी सर्वाइवर, धरती के आखिरी 2 इंसान ये तय करते हैं, भले ही उलझे हुए तरीके से, भले ही अनिच्छा से, कि दुनिया के अंत का अकेले सामना करने के बजाय वे साथ मिलकर कुछ बनाएंगे। ये एक अजीब, मजेदार, अप्रत्याशित रूप से भावुक तरीका है दुनिया के अंत की कहानी शुरू करने का। फिल मिलर ने 2 साल ये मानते हुए बिताए कि जिंदा रहने का मतलब है जो चाहो वो करो, बिना किसी नियम के। कैरल पिलबेसियन आती है और एक ही दिन में उसे गलत साबित कर देती है, ये जोर देते हुए कि इंसान होने की छोटी छोटी रस्में, शिष्टाचार, व्याकरण, शादी वही है जो 2 इंसानों को जानवर बनने से रोकती है। दोनों में से किसी को वो सब नहीं मिलता जो वे चाहते थे, उन्हें इसके बजाय एक दूसरा मिलता है, अधूरा और थोड़ा चिढ़ाने वाला, पर ठीक इसी पल के लिए अजीब तरह से एकदम सही। और यही कहानी